टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपने हमारी पिछली वीडियो अगर नहीं देखी, हमने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बनाई है। कॉनिकल पेंडुलम, रोटर, डाइवर्जेंस थ्योरम, ड्रैग फोर्स, ईएम का डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तमाम टॉपिक हमने अपने लेक्चर्स के अंदर कवर कर दिए हैं। और आज हम एक न्यू टॉपिक जो कि हर पेपर के अंदर आता है जिसका नाम है स्टोक्स थ्योरम, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टोक्स थ्योरम। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को हल करने से पहले उसकी स्टेटमेंट दी जाती है। स्टेटमेंट के बाद इसके प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है अब मैं आपको बाय मैथमेटिकली इसको समझाऊंगा, इससे आपको ये डेफिनेशन आसानी से क्लियर हो जाएगी। वो क्या कहता है डेफिनेशन के अंदर? डेफिनेशन के अंदर ये कहता है द लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। जी है लाइन इंटेग्रल, ठीक है, ये इंटेग्रल होता है, वो कहता है लाइन इंटेग्रल होना चाहिए ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। अब वेक्टर फंक्शन आप कोई भी ले सकते हो। वेक्टर फंक्शन मान लो कि हमारे पास क्या है, वो कहता है वेक्टर फंक्शन मान लो कि हमारे पास ए है, ठीक है। वो क्या कहता है वेक्टर फंक्शन, अगर मैं कहता हूं अपने पास से कहता हूं, सपोज करता हूं वेक्टर फंक्शन ए है अराउंड अ क्लोज कर्व। हमारे पास कर्व कौन सी होनी चाहिए? क्लोज होने चाहिए। कर्व कौन सी होनी चाहिए? क्लोज कर्व होनी चाहिए। वो क्या कहता है, ये कर्व जो है मान लो कि ये वेक्टर फंक्शन क्या था, ए ऑफ आर, ठीक है, ए ऑफ आर। तो जाहिर सी बात है इंटेग्रल कर रहे हैं तो किसी न किसी का इंटेग्रल जो है वो क्या होता है, डेरिवेटिव आगे लिखा जाता है। मान लो कि वो हमारे पास डी ऑफ आर है, डी ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। लेकिन बात याद रख लो कि ये जो मैं डी ऑफ आर ले रहा हूं, ये डी ऑफ आर जो है ये थिंग का समान लेंथ एलिमेंट, ये ठीक है, ये हमारे पास समान लेंथ है किसकी? वेक्टर फंक्शन ए की, ठीक है। वो क्या कहता है कि ये किसके इक्वल है? इक्वल टू द सरफेस इंटेग्रल। ये क्या है? सरफेस इंटेग्रल आया, लेकिन इंटेग्रल किसके लिहाज होना चाहिए? सरफेस के लिहाज से होना चाहिए। इंटेग्रल सरफेस के लिहाज से होना चाहिए ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर। मान लो ये क्या कहता है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर ए। मान लो कि वो वेक्टर क्या था, कर्ल ऑफ द वेक्टर ए, वो वेक्टर क्या था? ए ओवर अ सरफेस, जो किसके ऊपर है? सरफेस के ऊपर, विच इज बाउंडेड, जो कि बाउंडेड है किसके साथ? विच इज बाउंडेड बाय दैट क्लोज कर्व, जो कि बाउंडेड है क्लोज कर्व के साथ बाउंडेड है, ठीक है। मान लो कि ये हमारे पास जो मैंने कहा डेरिवेटिव, ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को, ठीक है, एरिया एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। और आपने ये पढ़ रखा था, हम इसको कर्ल की जगह पे, कर्ल का आपने फार्मूला पढ़ा है, आपको इस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये कर्ल सी ए वेक्टर डॉट डी ऑफ आर वेक्टर, ये तो आपको मैंने सारा डेफिनेशन के थ्रू बताया। और यहाँ पर ये सरफेस आई, कर्ल को आप क्या लिख सकते हो? सिंस कर्ल इज इक्वल टू, कर्ल को आप डेल क्रॉस, चौका एरिया एलिमेंट क्या है? कर्ल ऑफ ए की बात हम कर रहे हैं, कर्ल ऑफ ए, एरिया एलिमेंट ये क्रॉस में आता है, कर्ल के अंदर क्रॉस आता है, डाइवर्जेंस के अंदर डॉट आता है, ठीक है। तो ये कर्ल हमने ए के लिहाज से लेना है। कर्ल किसके लिहाज से लेना है? एक से। तो हम इस कर्ल को क्या लिख सकते हैं? हम इसको डेल वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ D of A. This is the basic mathematically we have discussed the basic statement of Stokes theorem. This is all about the definition of you will also define it by the using the formula. आप इसको फार्मूला यूज करके कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्योंकि हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं। द लाइन इंटेग्रल, आपने इसका फार्मूला के थ्रू मैं आपकी डेफिनेशन बताता हूँ। द लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन था? द लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन अराउंड क्लोज कर्व, क्लोज के गुलदारा जो है ये क्या शो कर रहा है? ये क्लोज कर्व को शो कर रहा है। अराउंड द क्लोज कर्व इज इक्वल टू द सरफेस इंटेग्रल ऑफ, इज इक्वल टू द सरफेस इंटेग्रल ऑफ, ये किसका फार्मूला है? डेल क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। ये फार्मूला है कर्ल इज इक्वल टू द सरफेस इंटेग्रल ऑफ द कर्ल is equal to surface integral of the curl of that vector which is bounded by the closed surface. This is the फार्मूला के थ्रू मैंने इसकी आपको डेफिनेशन दी। उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसके प्रूफ की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो प्रूफ इसका आपके सामने मैंने लिख दिया है जी। इसका प्रूफ आपने बाय यूजिंग द फिगर आपने कैसे इसकी करनी है जी। इसकी आपने फिगर बना लेनी है। हमने क्या कंसिडर करना है जी, आपको मैथमेटिकल आपने साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है, ठीक है।
जैसे मैं बोलता जाऊंगा, आपने साथ साथ लिखते जाना है। हमने क्या लिया, कंसिडर अ सरफेस एज which is closed by a closed curve। एक सरफेस है जो कि क्लोज है, किसकी मदद से क्लोज हुई सरफेस क्लोज कर्व की वजह से ये सरफेस जो है वो क्लोज हुई। ठीक है, कंसिडर अ सरफेस एज। उसके बाद हमने एक वेक्टर फंक्शन लिया, हमने एक मान लो एक पॉइंट लिया, हमने इसको वेक्टर फंक्शन का नाम दिया कि इस पॉइंट के ऊपर एक फंक्शन जो है वेक्टर फंक्शन हमने अप्लाई किया। वो क्या फंक्शन था, वो ए फंक्शन था। सरफेस ली वो क्लोज थी बाय वेक्टर फंक्शन की मदद से, ये क्लोज कर्व की वजह से ये क्लोज थी। और हमने एक वेक्टर फंक्शन लिया जो कि इसकी बाउंड्री एज के साथ है, इसकी कोने के साथ है, कर्व के कोना आप देख रही हो, इसके कोने के साथ हमने पॉइंट लिया, वहां से हमने वेक्टर फंक्शन पास करवाया। और मैं क्या करता हूँ, चौका ही डेफिनेशन ये कहती है, ये साइड ये कहता है अगर ए फंक्शन है तो इसके साथ ये डी एफ आर क्या था, ये डी एफ आर भी तो है, ये एक समान लेंथ एलिमेंट है, जो कि ये समान लेंथ एलिमेंट जो है विच इज टेंजेंट टू द कर्व, क्लोज कर्व, जो कि इस क्लोज कर्व के टेंजेंट है। ये हमने कर्व जो ली विच इज टेंजेंट टू द टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एफ आर। ये क्या है, टेंजेंट का आपको पता ही है, जो कि एक पॉइंट में से पास करे। टेंजेंट किसको कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है। टेंजेंट कर्व कौन सा, जो सिर्फ एक पॉइंट में से पास हो, वो कौन सी कर्व होती है, वो टेंजेंट कर्व होती है। ये आपको डी एफ आर क्लियर हो गया होगा कि ये डी एफ आर समान लेंथ एलिमेंट विच टेंजेंट टू द क्लोज कर्व सी एंड मेक्स एन एंगल थीटा। और ये कर्व क्या बना देती है, ये कर्व जो है एक एंगल थीटा बना देती है, किसके साथ, वेक्टर फंक्शन के साथ। ठीक है, ये इसकी कोई समथिंग एक्सप्लेनेशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी बढ़ते हैं, बेसिक इसका प्रूफ क्या कहता है। प्रूफ हम इसका करेंगे लाइन इंटीग्रल का, आपने डेफिनेशन बाय डेफिनेशन आप करेंगे द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर ऑफ दिस क्लोज। लाइन इंटीग्रल आपने कैसे डिफाइन किया था, ये डेफिनेशन आपने ऑलरेडी लिख चुके हो। इसको हमने डेफिनेशन क्या की, मान लो कि इसकी डेफिनेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए, आपने डेफिनेशन की थी लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन, क्या लिया, ऑफ वेक्टर फंक्शन ए। ठीक है, इसकी आपने डेफिनेशन जो है आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपको रट्टे की हुई मैं बताऊं, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर इस साइड पे लिख लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड को आपने उठाकर लिख लेना है, जो कि क्या है, ए वेक्टर डॉट डी एफ आर, जो क्या है, ए वेक्टर डॉट डी एफ आर। ठीक है, यहां तक आपने लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन के थ्रू जो आपने पीछे कर चुके हो, स्टोक्स थ्योरम क्या चुके, इसके थ्रू आपने लिख लिया। ये फिगर का काम तो यहां तक तमाम हो गया। ठीक है, अब एक न्यू फिगर मैं बताऊंगा, वो बड़े मजे की फिगर है जी। हमने एक और फिगर जो है बिल्कुल इसी की तरह एक फिगर ली, कंसिडर another figure which is close। ठीक है, आपने इस फिगर को दरमियान में से काट डाला, हमने मान लो ये पॉइंट दो लिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाओ तो अब ये डिवाइड हो गई। हमने मतलब ये था, इस सरफेस को हमने कंसिडर अ सरफेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये टोटल सरफेस जो थी डिवाइड हमने कर दी C1 एंड C2। आपने जो टोटल सरफेस मान लो कि सी जो थी वो टोटल सरफेस थी, वो C1 जमा C2। ये हमारे पास एक टोटल सरफेस जो थी यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई होगी। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल सरफेस को। C रिप्रेजेंट द टोटल, ये हमने टोटल ली थी, ये हमने कहा कि ये टोटल जो है ये सम ऑफ किसके है, C1 C2। हमने इस चौका, हमने इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नाउ वी डिवाइड द सरफेस इनटू टू पार्ट्स एज शोन इन फिगर C1 एंड C2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमने टोटल को हमने डिवाइड कर दिया तो फिर क्या होगा, हमने क्या कहना है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द टोटल सरफेस, टोटल कर्व सरफेस क्या होगा, लाइन इंटीग्रल टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या होगा। अब हम उनको ये बताना है कि लाइन इंटीग्रल क्या होगा,